नमस्कार, ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चंद्रयान-3 जैसे मिशनों की सफलता और इनका भारत के आम जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इस वीडियो में मुख्यतः दो विषयों, भारत के वैज्ञानिक यात्रा का विकास और औद्योगिक विकास का इतिहास सहित इसकी भावी रणनीति का आधार बनाकर चर्चा की विषय वस्तु तैयार की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्रयान-3 की सफलता भारत में निजी उद्यमों को आगे बढ़ाने में साहस का प्रतीक बन गया है। जब भारत ने 1960 के दशक में अपनी अंतरिक्ष अनुसंधान यात्रा शुरू की थी, तो कई विद्वानों ने इसे एक युवा संघर्षरत राष्ट्र के लिए इस तरह के अनिश्चित प्रयासों हेतु सीमित संसाधनों को आवंटित करना लापरवाही माना था। लेकिन आज भारतीय वैज्ञानिकों ने उन्हें गलत साबित किया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक रोवर उतारने वाला पहला राष्ट्र बन गया है और सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन भी आरंभ कर दिया है। हालांकि ये उल्लेखनीय उपलब्धियां एक प्रश्न भी उठाती हैं कि क्या इस प्रकार के वैज्ञानिक नवाचार लाखों भारतीयों द्वारा अनुभव की जाने वाली अस्थायी गरीबी और अभाव के साथ तालमेल बिठा पाती है या नहीं। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए आइए हम भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के इतिहास को देखते हैं। 1969 में इसरो की स्थापना से पहले ही भारत में एक अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ हो चुका था। 1950 के दशक की शुरुआत में स्थापित परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ही भारत ने अपनी वैज्ञानिक विकास की यात्रा प्रारंभ कर दी थी। साथ ही 1950 और 1960 के दशक में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IITs की स्थापना हुई, जो तेजी से विश्व स्तर पर सम्मानित शैक्षणिक संस्थानों के रूप में विकसित हुई। इस अवधि के दौरान भारत ने इस्पात, उर्वरक, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स सहित विविध औद्योगिक क्षेत्रों में कई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निर्माण किया। इसका व्यापक लक्ष्य उपनिवेशवाद की 2 शताब्दियों से उपजी ऐतिहासिक चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना था। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रणेता डॉक्टर विक्रम साराभाई और अन्य दूरदर्शी लोगों ने कृषि एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उपग्रहों की क्षमता के अनुमान का आकलन कर लिया था। इस अवधि को विकास के लिए एक मूनशॉट दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो अतीत की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए आधुनिक औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता है। हालांकि अपनी इन उपलब्धियों के बावजूद तत्कालीन भारत की मूनशॉट विकास रणनीति को 2 मोर्चों पर आलोचना का सामना करना पड़ा। पहला, यह सार्वजनिक निवेश पर बहुत अधिक निर्भर था, जिसे कुछ अर्थशास्त्री अस्थिर मानते थे। उन्होंने तर्क दिया कि एक श्रम अधिशेष देश के रूप में भारत को पूंजी और प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्रों को संसाधन आवंटित करने के बजाय वस्त्र और हथकरघा जैसे श्रम गहन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। इसके अलावा आलोचकों ने यह भी तर्क दिया कि नई तकनीकों के परिपक्व होने के लिए आवश्यक समय और प्रयास निजी संस्थाओं के लिए अवहनीय है। भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशनों में कई असफलताओं का सामना भी किया, विशेष रूप से शुरुआती वर्षों में। सार्वजनिक वित्त पोषण ने अल्पकालिक वाणिज्यिक चिंताओं के बावजूद निरंतरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थन की आवश्यकता को भी दर्शाता है। राज्य द्वारा समर्थित प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक निवेश ने फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उद्योग जैसे क्षेत्रों में निजी उद्यम के विकास की नींव रखी। सार्वजनिक निवेश और निजी उद्यम के बीच इस तालमेल ने तकनीकी कौशल के निर्माण में मूनशॉट विकास रणनीति की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। हालांकि इस अवधि में असमानताओं को दूर करने और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में हम पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं रहे हैं। यदि हम इन असमानताओं के कारणों की बात करें तो मुख्य रूप से स्वतंत्र भारत में एक सफल भूमि पुनर्वितरण कार्यक्रम को लागू करने में विफल रहा है, जिससे दलितों या अनुसूचित जाति आबादी सहित सामाजिक रूप से उपेक्षित समुदायों के बीच संपत्ति का स्वामित्व कम बना रहा। परिणाम स्वरूप इनके बीच शिक्षा का कम प्रसार हुआ और बुनियादी शिक्षा में भारत के कम निवेश ने इसे आम जनता के लिए और भी जटिल बना दिया। नतीजतन
श्रम बाजार में असमानताएं बनी रहीं। बेहतर वेतन वाली नौकरियां मुख्य रूप से उन विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को मिली जिनकी उच्च शिक्षा तक अधिक पहुंच थी। यह जापान और चीन जैसे पूर्वी एशियाई देशों के विकास प्रक्रम के विपरीत था, जहां भूमि सुधारों और अन्य उपायों ने 1950 के दशक से ही अपेक्षाकृत समतावादी सामाजिक संरचनाओं का निर्माण किया था, जिसने बाद की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए एक आधारशिला का निर्माण किया। भारत में इस असमानताओं ने औद्योगिक और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसी के साथ घरेलू मांग एक तरफा रही है, जो मुख्य रूप से उच्च आय वाले वर्गों से आती है। इस विषम मांग ने खाद्य उत्पादों एवं कपड़ों सहित उच्च गुणवत्ता और बड़े पैमाने पर खपत वाले सामग्री निर्माण के लिए विकास में बाधा उत्पन्न की है। इसके अलावा उद्यमिता भी एक संकीर्ण सामाजिक आधार से उभरी है, जो विविधता और नवाचार को सीमित करती है। आइए अब हम इस क्षेत्र में भारत की भावी रणनीति पर बात करते हैं। आगे बढ़ने के लिए भारत को अपनी स्वतंत्रता के बाद की विकास रणनीति और उसकी ताकत एवं कमजोरियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। उदार राज्य समर्थन के साथ तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का निर्माण अनिवार्य है, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसे तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों के लिए। साथ ही यह तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देश अपने उद्योगों को पर्याप्त सरकारी सहायता प्रदान कर रहे हैं। अतः भारत को आर्थिक विकास को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना चाहिए। हाशिए पर पड़े लोगों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा, विशेषतः उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारत को राज्य के समर्थन के साथ साथ तकनीकी प्रगति के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिए और असमानताओं को कम करने एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सुधारात्मक कार्य करने चाहिए। विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का भारत का मिशन तब तक अधूरा ही है जब तक यह मानव संसाधन या जन आबादी को आर्थिक प्रगति में मून टेक ऑफ प्राप्त करने के समान आवश्यक सामाजिक और मानव क्षमताओं को प्राप्त नहीं कर लेता है। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।